गांव का यह तालाब जितना पुराना, तालाब का यह बरगद जितना पुराना है, यह बात भी उतनी ही पुरानी है। खालसे के इसी गांव में एक बार एक हवलदार पहुंचा। हवलदार का लिबास तो बगुले की भांति उजला था, मगर उसका मन कौए की तरह काला और कपटी था। उसकी धारणा थी कि गांव के लोग निपट, मूर्ख और गंवार होते हैं। उन्हें नोच नोच कर खाना जितना आसान है, उतना आनंदप्रद भी। बस मजे ही मजे हैं। रिश्वत की ठौर रिश्वत बहुत, घी दूध के तो निराले ही ठाट बाट है। ईंधन में घास की कोई कमी नहीं। गडरियों के पास ऊंट की जट के गद्दे, भंबियों के पास खेस व पट्टू। जिस किसी की चीज की जरूरत होगी, उससे कुछ अधिक ही मिलेगा। हाथ में चांदी के मोगरे की सुरंगी छड़ी लिए जब वह ऊंट से नीचे उतरा, तो बस्ती के लोग उसी क्षण समझ गए हवलदार जी हैं। तो बाके और रसिक मिजाज पर कुटिल और मक्कार भी हैं। यदि शुरुआत में ही भेड़ की तरह दब गए, तो हमेशा के लिए ये शेर हो जाएंगे। फिर गांव का कोई भी व्यक्ति इनके जाल से बच नहीं सकेगा। शहर के निवासियों की दृष्टि में गांव के लोगों की निस्बत भेड़ अधिक चतुर होती है। हवाले में आकर हवलदार ने रुआब से डेरा डंडा जमाया, फिर मुंह पर हाथ फेरा तो दाढ़ी कुछ बड़ी हुई लगी। उम्र के हिसाब से वे अधबूढ़े थे। दाढ़ी मूछों में कहीं कहीं सफेदी झांकने लगी थी। हर रोज वे दाढ़ी घुटवा कर आते, गांव वालों पर रोप जमाना चाहते। छड़ी घुमाते हुए उन्होंने एक हाजरिये को हुक्म दिया कि वह झटपट किसी होशियार नाई को बुला लाए। गांव के शुभचिंतकों ने सोचा कि इसी मौके पर हवलदार को सबक सिखाना ठीक रहेगा। शुभ कार्य में ढील कैसी। नाई तो इशारा करते ही पूरी बात समझ गए। धीमे से बोले, नाई से गोरा तो उसे पीलिए का रोग, हम सब निपट लेंगे, लेकिन आफत में अकेले मत छोड़िएगा। गांव पर आई विपदा को नाई नहीं टालेंगे, और कौन कौन टालेगा। थोड़ी देर उपरांत नाई के हाजिर होते ही हवलदार छोटे मोटे नवाब की तरह ऐंठ कर दाढ़ी बनवाने बैठा। जब नाई ने रचानी से उस्तरा, कैंची व सिल्ली के बाद राख से भरी कटोरी बाहर निकाली, तो हवलदार ने अचरज से पूछा, अरे कटोरी में ये राख जैसी क्या चीज है। नाई ने अति विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर की आंखों में कुछ छिपा थोड़ी ना रह सकता है। भला आपने ठीक ही बताया, यह कपड़ छान की भी महीन राखी है गरीब परवर। तथा कथित बड़े आदमी बड़े सवाल पूछने में माहिर भी होते हैं। तब हवलदार पीछे क्यों रहता, जिज्ञासा रहित रूखे सुर में पूछा, मगर नाई की रचानी में राख का क्या काम। खवास हाथ जोड़कर कहने लगा, बाप जी ये राखी है तो है गांव में एकमात्र दवा। शहरों की तरह ना तो यहाँ उम्दा रांच पीछ है, और ना वैसे ही कुशल कारीगर ही है। मोटे उस्तरे और ठोट खवासों की लाज यह राख ही तो बचाती है। दाढ़ी बनाते समय ठौर ठौर खून टपकने लगता है, तब यह राख ही दबानी पड़ती है। पर आप अधिक चिंता ना करें, 4-5 दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। यहाँ तो सभी जजमानों को इसकी आदत सी पड़ गई है। कुछ दिन तक आपको भी बड़ी परेशानी होगी, पर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे। हवलदार ने तनिक रोष प्रकट करते हुए कहा, दूर फेंक तेरी इस राख को, मुझे ऐसा अभ्यस्त नहीं होना। तुझ जैसे गवार नाई से मेरी दाढ़ी नहीं बनेगी। कोई कुशल नाई हो तो भेज, है कोई कारीगर। नाई ने रचानी समेटते हुए कहा, है क्यों नहीं, इस गांव में खवासों के 4 घर हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूं, मगर आपकी इच्छा नहीं तो कोई बात नहीं। अन्नदाता मुझ गरीब को भी आप जैसे बड़भागी की हाजिरी बजाने का मौका दीजिएगा। हवलदार ने कहा, मेरे शरीर में खून फालतू नहीं है। जिस दिन गांव का माल चबाने से ज्यादा हो जाएगा, तुझे याद कर लूंगा। दूसरे नाई ने झुककर हवलदार से खम्मा घड़ी की। पांवों के पास बैठकर उसने हवलदार के पांव छुए। सिल्ली पर उस्तरे की धार तेज करने के बाद उसने रचानी से सुई डोरे निकाले। उसने हर काम का नफीस सलीका था। जब वह सुई से कांपते हाथों में डोरा पिरोने लगा, तो हवलदार ने पूछा, सिलाई का काम भी जानता है क्या। नाई ने दोनों हाथ जोड़कर जवाब दिया, हाँ अन्नदाता, पेट पापी है, सब काम सीखने पड़ते हैं। आप जैसी किस्मत लेकर तो लाखों में एक पैदा होता है। यूं जात का नाई हूं, पर उस्तरे पर मैं उम्दा हाथ मेरा सुई में से ज्यादा जलता है।
हवलदार ने खुश होकर कहा, तब तो तू हमेशा हाजिरी बजाया कर, काफी कपड़े लत्ते सिलाने हैं। उस्तरे की चमकती धार की मानिद नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीब नवाज, मैं कपड़े सीने का काम नहीं करता, फिर सुई डोरा रखने की से क्या मतलब। हुजूर, मेरा हाथ बुरी तरह कांपता है। हाँ, तभी तुझमें सुई में डोरा पिरोया नहीं गया। बिल्कुल सही फरमाया अन्नदाता, आपकी निगरानी का जवाब नहीं। हुजूर से क्या छिपाऊं, हजामत बनाते समय उस्तरे में जब ठोर ठोर चमड़ी कट जाती तो मैं उसकी समय सुई से टाके लगा देता हूँ। हवलदार के समूचे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डरते हुए पूछा, टाके? हाँ गरीब परवर, इस काम में मुझ जैसा चतुर कारीगर 20-20 कोस तक ना मिलेगा। शुरुआत में तो आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, पर बाद में आप भी परवाह नहीं करेंगे। हवलदार ने उस्तरे की तेज धार और कांपते हाथ का अनुमान लगाया तो उसके शरीर में बिजली सी कौंधी। नाई फिर सिल्ली पर उस्तरा घिसते करने लगा। गांव के उज्जड़ जजमानों के तो बड़े बड़े टाँके लगाकर ही सलटा देता हूँ, पर आप जैसे अमीर उमरावों के वैसे टाँके नहीं चलते, यह अच्छी तरह जानता हूँ। आप बिल्कुल चिंता न करें माई बाप, मेरी कारीगरी से खुश होकर हुजूर इनाम न दे तो मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। 10 दिन बाद कोई शिनाख्त नहीं कर सकता कि कालों पर टाँके पड़े थे। इस बार मेरी चतुराई का मुलाहिजा फरमाइए दाता, आपके हाथ जोड़कर यही विनती है। हवलदार अपने आपे में नहीं रहा, ठोकर से उसकी रचानी उछालकर गुस्से में बोला, अपनी है चतुराई यहाँ जानवरों को ही बता, मुझे नहीं देखनी। पिछले जन्म में तू मोची था, मोची। पिछले जन्म की आंख किसकी जांच कर देखे अन्नदाता, मैं जो कह रहा हूँ तब तो यह बात 16 आने सही होगी। हुजूर, आप तो पिछले जन्म में जरूर कोई राजा नवाब होंगे। फालतू बकवास मत कर, दौड़ कर जल्दी से कोई नामी खवास हो तो भेज। दाढ़ी का काम सलटे तो मैं काम में लगूं। नाई रचानी समेटने लगा। हवलदार ने झिड़कते हुए कहा, उल्लू के पट्टे को मुझसे अधिक रचानी की चिंता है, बाद में आकर ले जाना, पहले किसी उम्दा नाई को भेज। नाई ने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, जो हुक्म अन्नदाता। तीसरे नाई को अकेले आते देखकर हवलदार ने दूर से ही पूछा, वह मोची साथ नहीं आया, उसकी रचानी बिखरी पड़ी है। नाई ने वहीं रुककर अदब के साथ अरदास की, अन्नदाता, उसकी घुड़की से तो शेर भी कांपने लगते हैं। फिर कुछ ना कुछ नाई की क्या औकात। मैंने बहुत समझाया कि हुजूर करुणा के सागर हैं, गरीबों के रिछपाल हैं, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई हुजूर के सामने दोबारा आने की। गरीब परवर, हम चींटियों की तरह इस तरह आप तोप ना दागे। मेरा सुझाव ही बारूद की तरह भड़कने वाला है, पर इतना डरने जैसी कोई बात नहीं। अन्नदाता, मुझ पर मेहरबानी रखिएगा, कबूतर से भी कच्चा कलेजा है मेरा। एक ही दहाड़ में दिल फट जाएगा, 5 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। नाई पास आया तो हवलदार की पैनी नज़र सबसे पहले उसके कंधे पर लटकते तीर कमान पर पड़ी। तैश में आकर पूछा, क्यों बे, तुझे शिकार का भी चस्का है क्या? लेकिन मेरे गांव के तीतर बटेर मारे तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा, याद रखना। यह तीसरा नाई बेहद डरपोक था। हवलदार की फटकार सुनते ही कंधे से लटकती रचानी नीचे छिटक पड़ी। न चाहने पर भी हवलदार को हंसी आ गई। बोला, ऐसे डरपोक चूहे को तो कहीं नहीं देखा। मैं भी एक इंसान हूँ, किसी से नहीं डरता। भला आप क्यों किसी से डरे, आप तो हमारे राजा हैं, राजा। खुशामद का जादू सिर पर चढ़कर बोलता है। हवलदार फूला नहीं समाया। नाई को समझाते कहने लगा, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, 3 घंटे पूजा पाठ करता हूँ। तेरे कंधे पर तीर कमान देखा तो तुरंत ही समझ गया कि तुझे शिकार का चस्का है। नाई कांपते हाथ से रचानी उठाते हुए बोला, नहीं माई बाप, पेट भरने के अलावा मुझे कोई चस्का नहीं है, यही पार पड़ जाए तो बहुत है। फिर तीर कमान क्यों रखता है? भांड की तरह शिकारी का स्वांग क्यों रचाया है? नहीं अन्नदाता, स्वांग की बात तो दूर, मरने की भी फुर्सत नहीं है। जरूर किसी हरामी ने आपसे चुगली की है। यह तीर कमान तो मैं जजमानों की हिफाजत के लिए रखता हूँ। फिर भी नुगरे लोग यश देने की बजाय मेरी चुगली करते हैं। दाढ़ी बनाते समय जब चमड़ी लटकने लगती है तो
राम जाने कहाँ से चील और कौवे चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। यही तीर चलाकर ना डराऊं तो वे जजमान को नोच नोच कर खा जाएं। डर के मारे हवलदार की आंखें फैल गईं। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। हकलाते हुए बोला, क्या कहा? चमड़ी लटकने लगती है। गांव में किसी से पूछ ले अंदाता, मैं नशे में झूठ नहीं बोलता। कम से कम 1000 चील कौवे इसी तरह तीर से उड़ाए हैं। हुजूर, मेरा निशाना अचूक है। अब तक कोई वार खाली नहीं गया। हाथ कंगन को आरसी किया। अभी अपनी आंखों से देख लेंगे। जरा ऊपर देखने का कष्ट फरमाए अंदाता। दूर दूर तक कोई पक्षी नजर नहीं आता, पर आपकी हजामत शुरू करते ही नालायक ऐन सिर के ऊपर मंडराने लगेंगे। डरना तो जानते ही नहीं। बाकी मूंछों वाले हवलदार का डर के मारे बुरा हाल था। शायद उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि हजामत के बिना ही चील कौवे उसके गाल नोच नोच कर खा रहे हैं। नाई अपनी रौ में आगे कहने लगा, हुजूर, चमड़ी उतरे बिना दाढ़ी बन जाए तो वह दाढ़ी ही किया। इसलिए तो ईश्वर ने औरतों के गाल पर बाल नहीं उगाए। निहायत कच्चे दिल वाली औरतें हाय तौबा न मचाने लग जाएं। आप जैसे असली मर्दों की दाढ़ी तो ऐसी ही बनती है। एक बात बताऊं गरीब परवर, कि शूरवीरों को सही पहचान खवासों की ही होती है। बाप जी, बहुत सारे डरपोक तो धोतियों को भिगो देते हैं। धोतियां? पर आपके चेहरे पर तेज ही निराला है। गर्दन कट जाए पर चू भी ना करेंगे। अब कहीं हवलदार को चेत हुआ कि इसी ठोंठ नाई के अस्त्र से उसकी दाढ़ी बनेगी। यह इसलिए हाजिर हुआ, यदि इसके सामने मन का डर प्रकट हो गया तो सारे गांव में बात फैल जाएगी। फिर इनका रुआब कौन मानेगा? डर मिटने पर तो राज करना मुश्किल है। नाई को दुत्कारते हुए का, पाजी कहीं का, हजामत बनानी तो आती नहीं और कब से कैंची की तरह जबान चला रहा है। चुप कर, नहीं तो अभी चमड़ी उधेड़ दूंगा। फिर तुझे भी पता चल जाएगा कि तू तीर कमान से चील कौवे कैसे उड़ाता है। नाई के पांवों के पर नाई ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अंदाता, आप रत्ती भर चिंता ना करें, आपका विशेष ख्याल रखूंगा। दफा हो यहाँ से, मुझे ऐसा ख्याल नहीं रखवाना। इस गांव के नाई तो वाकई बड़े गंवार हैं। हजामत बनाने का होश नहीं। एक एक को संभालना पड़ेगा। बकवास बंद कर, नहीं तो तेरी जबान कटवानी पड़ेगी। हवलदार को झिड़कते हुए कहा, जानवरों की बजाय मनुष्य की हजामत बनाने वाला कोई समझदार नाई हो तो झटपट भेज। आज तो दाढ़ी के चक्कर में सारा दिन ढल जाएगा। नाई ने उंगलियां ऊंची करते हुए कहा, इसमें हमारा क्या कसूर अंदाता? हमारे जजमान भी तो जानवरों के साथ से गए गुजरे हैं। आज दिन तक किसी ने हमारे काम में कसर नहीं बताई। चौथा नाई हवलदार को सचमुच ही बड़ा समझदार लगा। उसकी रचाने से ना तो राख निकली, ना सुई डोरा, और ना ही उसके कंधे पर तीर कमान ही लटक रहा था। उस नाई ने तो पानी से हाथ फिराकर केवल सामने ही गर्दन मसलनी शुरू की तो सो रुका ही नहीं। ज्यादा देर तक यहाँ एक ही जगह पर क्या मसल रहा है? चमड़ी तो अजीम गई मालूम होती है। उंगलियों की परत से जलन हो रही है। तब उस्त्रे की धार कैसी बर्दाश्त होगी? ना तो पहले सर पर ही उस्त्रा चला दे। नाई ने कोहनी तक लंबे हाथ जोड़कर अर्ज की, अंदाता, परसों से मेरी यही बांध पड़ गई है। पहले गर्दन से हजामत शुरू करता हूँ। यह ठीक सुधर जाए तो आगे बढ़ता हूँ। एक बार एक जजमान का सिर मोड़ने के बाद गले पर उस्तरा चलाते समय उसका गला ही कट गया। बनी बनाई सब हजामत बेकार गई। हुजूर, मुझे मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं। तब अंधाधुंध हाथ चलाने से नहीं तो हमेशा नहीं हुजूर, कभी कभार गला कटने की नौबत आ जाती है। इसलिए गले की तरफ से शुरू की गई दाढ़ी को पूरा करने के बाद सिर की हजामत बनाता हूँ। आप ही सोचें गरीब परवर, यदि सिर मोड़ने के बाद गला कट जाए तो मेरी तो सब मेहनत बेकार जाएगी। क्यों हुजूर, गलत कह रहा हूँ? पर हुजूर के होशो ही हवास फाख्ता हो गए थे। किसी अनजान आशंका से भयभीत होकर अपना सिर पर 2-3 मर्तबा हाथ फेरा। अब तक तो सरसलामत है। हजामत के बाद न जाने क्या हालत हो। नाई ने हवलदार की ओर ललचाई आंखों से देखा। कहने लगा, अंदाता, आपका आदेश सिर आंखों पर। ना तो गांव के गवार जजमानों के लिए, आपके लिए ना थोड़े ही है। यदि गले की चमड़ी में जलने लगी तो पहले सिर की हजामत बना दूं। ताबेदार को बस एक मौका मिलना चाहिए।
नाई के मुंह से सेवा की बात सुनकर हवलदार सकते में आ गया। एक एक रोंगटे के भीतर से हिरन समा गई। यह गांव है या जानवरों की बस्ती? कोई भला आदमी तो यहाँ बसने की कल्पना तक नहीं कर सकता। वे तो उसी दिन सांझ की बेला जिस रास्ते से आए उसी रास्ते वापस रवाना हो गए। तीसरे दिन तो ऊंट के तमाम खोज भी मिट गए। ऐसे नासमझ हुआ करते हैं गांव के गवार लोग। तो आपने देखा, पढ़ा लिखा होना और समझदार होना तो अलग बातें हैं। इस प्रकार अपनी समझदारी से उस गांव के लोगों ने उस धूर्त हवलदार से अपना पीछा छुड़ाया। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखें। अपना इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।